नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अगले क्रम में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे कक्षा 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ठोस अवस्था के बारे में। आपको पता होगा इस पार्ट से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर अंकित किए गए हैं। बहुत ही आसान पार्ट है और बहुत ही इजी नंबर आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ठोस अवस्था। हम आपको जैसा पहले बता चुके हैं, सारे हमारे वीडियो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिगत होंगे ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो हमारे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। 5 नंबर इस चैप्टर से पूछेगा। तो बात ये कि ठोस अवस्था होता क्या है। हम जानते हैं 9th में हमने पढ़ा कि डाल्टन ने कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी वाली इकाई को परमाणु कहते हैं। क्लास 9th में सबने पढ़ा कि पदार्थ की सबसे छोटी सबसे न्यूनतम इकाई को क्या कहते थे बच्चों? परमाणु कहते थे। ठीक, बाद में कुछ बात पता चला कि कुछ लोग पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, ठोस, द्रव, गैस। फिलहाल 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। अभी फिलहाल 5वें के अभी जनरल में हम लोग ठोस, द्रव, गैस का ही अध्ययन करते हैं। तो बात ठोसों की। ठोस में क्या होता है? ठोस के परमाणु बहुत करीब करीब होते हैं। परमाणु आप समझ रहे हैं ना? पदार्थ की सबसे छोटी वाली इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। इसी परमाणु के आधार पे हम व्याख्या करेंगे ठोस की, द्रव की, गैस की। जैसे हमने कहा पदार्थ डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, ठोस, द्रव और गैस। ये बातें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन पाठ को आगे ले जाने के लिए आपको ये बातें आना अति आवश्यक है। तो पदार्थ जनरली हम लोग साइंस है क्या? साइंस सॉरी केमिस्ट्री है क्या? तो आपने कहा केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मैटर, रसायन पदार्थों का विज्ञान है। पदार्थ वही। चलिए पदार्थ की बातें करें, थोड़ी जगह लेता। हम भी तो एक पदार्थ है, हम भी जगह लेते हैं। 54 किलो के हैं, सांस छोड़ते हैं, लेते हैं। हवा, आपको क्या लगता है हवा पदार्थ है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हवा पदार्थ है कि नहीं है। बात है कि हवा स्थान लेता है कि नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके घर में सिलेंडर है। खाली सिलेंडर उठा के देख लीजिए, भरा सिलेंडर, आपको पता चल जाएगा हवा में भार होता है कि नहीं। अपना मुंह फुला के देख लीजिए आपको पता चल जाएगा हवा जगह लेता है कि नहीं लेता है। क्लियर? तो हवा पदार्थ है, जगह भी ले लिया, इसमें वजन भी था। हाँ, भार अलग बात है, सही कह रहे हैं। इसमें वजन था ना, द्रव्यमान था। तो हवा भी है। तो हमको ठोस, द्रव, गैस। डाल्टन ने कहा पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु। देखने में गोल टाइप था, एकदम रियल गोल नहीं लेकिन गोल था। इस गोल के अंदर एक और गोल था जिसको आपने नाभिक कहा। जिसको आपने क्या कहा? नाभिक। नाभिक में 2 लोग थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। थोड़ा 9th रिवाइज कर लेते, जरूरी है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनके अगल बगल गोल 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 कक्षाएं थी जिनको आपने, हमको लगता है, कोष कहा, जहां पे आपके वो पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिसके इर्द गिर्द आपकी पूरी केमिस्ट्री घूमेगी। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। परमाणु एकदम पाया जाएगा बीच में 2 लोग रहेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जहां पे रहेंगे उस हाउस को आप क्या बोलेंगे? हाँ, न्यूक्लियस, नाभिक बोलेंगे। नाभिक के चारों तरफ गोल गोल कक्षाएं होती हैं, जहां पे कौन पाए जाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षाओं में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई परमाणु। परमाणु को हम रिलेटेड करेंगे पदार्थ से। तो जिनके परमाणु एकदम करीब करीब होंगे, जिनके परमाणु एकदम करीब करीब होंगे वे कहलाएंगे ठोस। जिनके थोड़े दूर दूर होंगे वो कहलाएंगे द्रव। जिनके एकदम दूर दूर होंगे वो कहलाएंगे गैस। तो ठोस की परिभाषा हम क्या देंगे? अब हम ये परिभाषा नहीं देंगे कि इनका आकृति इनका आकृति और आयतन निश्चित होता है। ये परिभाषा 7-8 के बच्चों को अच्छी लगती है। अब हम क्या कहेंगे? इनके परमाणु बहुत करीब करीब होते हैं। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 पिंडों के बीच यदि उनके पास थोड़ा बहुत द्रव्यमान है और उनके बीच में दूरी है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण लगेगा। तो आपने क्या कहा? ठोसों के बीच, ठोसों के लोग बहुत करीब करीब होते हैं। तो यहाँ पे जो इनके, आप समझ, 2 लोग हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए कि नहीं? आकर्षण बल लगना चाहिए। न्यूटन ने कहा था, बहुत बड़ा नाम है साइंस में।
तो इनके लोग जब बहुत पास पास होते हैं तो एक आकर्षण बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिस आकर्षण बल का आप क्या नाम देते हैं? अंतरा आणविक बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसी फोर्सेस के आधार पे आप डिवाइड करेंगे ठोस को, द्रव को, गैस को। क्लियर? तो ठोस द्रव गैस है क्या? जिनके बीच अंतरा आणविक बल प्रबल होगा, एकदम मजबूती से लगेगा, एक दूसरे को खींचे रहेंगे, चिपक के खींचे रहेंगे, वो लोग हैं ठोस। जिनके बीच में थोड़ी सी ढिलाई होगी, ढिलाई में समझ रहे हैं? जैसे कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी ठोस है कि नहीं है? क्यों ठोस है भाई? क्योंकि हमारे परमाणु एकदम करीब करीब है, चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसे अब खूब जाम लगा है, बीच में गाड़ी, सब गाड़ियां उसको घेरी हुई है एकदम दबा के, तो गाड़ी निकलने का चांस है बीच में से? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे स्पेसिंग ही नहीं है। तो उसी तरह ठोसों के परमाणु इतने करीब करीब रहते हैं, स्पेसिंग चलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते हैं। सपोज करिए अगर चलने के लिए स्वतंत्र हो ठोस तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या? जैसे आपका नाक है, ठोस है कि नहीं? अब नाक का परमाणु ऐसे निकल के घूमने चला जाए तो आपकी नाक कहाँ जाके लड़ेगी? आप समझ रहे हैं ना? नाक जाके लड़ेगी ना दूसरी जगह। मोबाइल आपका ठोस है, अब आप मोबाइल पैंट में रखे हैं, मोबाइल का परमाणु निकल के घूमने चला गया, पैंट फट जाएगा, है ना प्रॉब्लम? तो एक ठोस के लोग पास पास इसीलिए रहते हैं, मतलब यही कारण है कि ठोस के लोग ठोस ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके परमाणु बहुत करीब करीब होते हैं, इनके बीच अंतर आणविक बल बहुत प्रबल होता है, इसीलिए इनकी आकृति आकार बदलती नहीं है। जो परिभाषा आपने नाइट में पढ़ा है, ईटा ले लीजिए, उसको पोखरे में फेंक दीजिए, आप जाके तलाटी में चेक करेंगे, वो उतनी ही जगह लेगा जितना वो आपके स्पेस में जगह लेगा। समझ रहे हैं? चलिए आ जाओ। तो द्रव की बात करते हैं। द्रव में लोग थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर होने का यही सिस्टम है कि अगर द्रव के लोग दूर दूर रहेंगे तो ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। शेप क्या कर सकते हैं? चेंज। अरे जैसे ये आपका द्रव है, अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए फ्री है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए फ्री है, तो साइड चेंज करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए इनके बीच अंतर आणविक बल थोड़ा कम लगता है। गैस एकदम दूर दूर होते हैं। एक बार आपका अगर घर का सिलेंडर निकल जाए, मम्मी कह दे जाओ मेरा सिलेंडर लेके आओ, तो आप नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। एक बार ये निकल गए, इसलिए इनकी आकृति आयतन सबका होता है अनिश्चित। बात अब ठोसों की, हम ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, पहला वीडियो इसे थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। ठोस अंतर आणविक बल कैसा लगेगा बच्चों? प्रबल। चलिए, इसीलिए थोड़ा मजबूत किस्म के लोग होते हैं। लेकिन इन मजबूतों में भी दो प्रकार के मजबूत होते हैं। जैसे एक मजबूत आपका है ईटा, अरे भोजपुरी में ईटा बोलते हैं, ईट, और एक ठोस है चाक। दोनों ठोस ही है ना। एक ठोस क्या है? चाक। एक ठोस क्या है? ईट। अब चाक को आप देखेंगे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे तोड़ देंगे, ईटा को ऐसे तोड़ देंगे, आप नहीं तोड़ पाएंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? अरे भाई चाक भी ठोस, ईटा भी ठोस, लेकिन वो फटाक से टूट जा रहा है, ईट जल्दी से नहीं टूट रही है। तो इसका अब क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ठोसों को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। ठोसों को कई भागों में? दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग क्रिस्टली ठोस और दूसरा भाग अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड सीधे वाले बोलते हैं। क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस। इस पार्ट में हम एक शब्द यूज करेंगे जिसका नाम है अवयवी कण। नोट्स आपको मिल जाएंगे अभी। अवयवी कण, इस पार्ट में हम एक स्पेशल नाम यूज करेंगे, अवयवी कण। अवयवी कण की जगह तीन लोग हो सकते हैं। कौन कौन? ध्यान से बात समझिए। अवयवी कण की जगह तीन लोग हो सकते हैं। अवयवी कण की जगह पे या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। मतलब हम अवयवी कण बार बार ही बोलेंगे, लेकिन अवयवी कण के लिए परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। जनरली आप इनको जानते हैं, सूक्ष्म इकाई, समान परमाणु मिलकर बनाते हैं, और ये क्या? आयन, जिनके ऊपर आवेश रहता है वो लोग आयन कहलाते हैं।
चलिए, मतलब अलवीकरण की जगह परमाणु अणु आयन। हमने बात की कि चाक जल्दी टूट जाता है लेकिन ईंट जल्दी नहीं टूटती है। तो अब हम ठोसों को कितने भागों में बच्चों वर्गीकृत करेंगे? ठोसों को 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे। यहां से आपका पाठ शुरू हो जाता है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस बात होती है लघु परासी और दीर्घ। चलिए, जैसा कि हमने आपसे बताया, चाक और ईंट दोनों ही ठोस है, लेकिन चाक थोड़ा बल लगाने पे टूट जाता है, जबकि ईंट पर्याप्त बल लगाने के बाद भी जल्दी से नहीं टूटता है। जबकि दोनों ठोस है, दोनों ठोसों में कहा गया जिसके लोग करीब करीब होंगे। दोनों में एक ही व्यवस्था, लेकिन दोनों टूट जाते हैं। अरे एक आसानी से टूट जाता है, लेकिन दूसरे के लिए आपको अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ठोसों की 2 कैटेगरियां हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार उठाया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज होती है जिसे मतलब कणों की पुनरावृत्ति। कणों की क्या? पुनरावृत्ति। अगर जिस प्रकार के ठोसों में कणों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति समझते हैं, जिसे मतलब पुनरावृत्ति का यही मतलब है किसी चीज को बार बार दोहराना। किसी चीज को क्या करना? बार बार दोहराना। समझ रहे हैं? तो अगर पुनरावृत्ति दीर्घ परासी, कैसी हो? दीर्घ परासी, मतलब दूर तक अगर कण अपनी पुनरावृत्ति दोहरा रहे हैं और एक नियमित व्यवस्था में दोहरा रहे हैं, तो इस प्रकार का ठोस आपका कहलाएगा क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? कहने का ये मतलब है पुनरावृत्ति मतलब अपनी व्यवस्था को बार बार दोहराना, लेकिन कैसे ढंग से? नियमित ढंग से। जिस प्रकार इस प्रकार के ठोस किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। और क्रिस्टलीय वे पुनरावृत्ति तो करेंगे लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए। कैसे रेंज के लिए? शॉर्ट, लघु परासी। मतलब कहने का यही है, सिंपल सा डिफिनीशन है। क्रिस्टलीय ठोस कैसे बच्चों होते हैं? दीर्घ परासी। और यह अक्रिस्टलीय लोग कैसे होते हैं? लघु परासी। मतलब इनकी कणों की जो पुनरावृत्ति होती है दीर्घ परास में होती है, मतलब लॉन्ग रेंज टर्म के लिए होती है, लेकिन इनकी अक्रिस्टलीय लोग के लिए कम। क्लियर? अब हम बात करेंगे ये जो कणों की पुनरावृत्ति, हमने आपसे एक बात कही थी कुछ देर पहले। एक शब्द आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है? अवयवीकरण। हम बार बार इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अवयवीकरण में की जगह कितने लोग हो सकते हैं बच्चों? सॉरी, परमाणु हो सकता है, यहाँ पे अणु हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। मतलब अवयवीकरण शब्द इस्तेमाल करने का हमारा मोटो यही है कि इसके जगह पे या तो किसी प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा रिक्ति से, दोष से, संकुलन क्षमता से, कोर और त्रिज्या के संबंध से। हम वही अभी चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस चैप्टर में एक शब्द आएगा जिसका नाम है इकाई से। हम इसकी डिफिनीशन आपको एक उदाहरण से बताएंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और दूसरा शब्द है क्रिस्टल जाल। आप अगर अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये सब रिपीटेड है और क्वेश्चन बहुत बार इससे पूछे गए हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास ईंट है, ठीक, एक हमारे पास ईंट है और बहुत सारे ईंटें बना के हमने एक छोटी सी दीवार बना दी। छोटी सी क्या बना दी? दीवार। चलिए, इसमें बहुत सारी ईंट है, ये एक ईंट है। तो बहुत सारी ईंटों ने मिलकर क्या बना दी बच्चों? दीवार। ठीक है,
कहने का ये मतलब है ईच को इकाई सेल से बहुत सारे इकाई सेल मिलके क्रिस्टल जालक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर दूसरे व्यू से देखा जाए तो क्रिस्टल जालक किससे मिलके बना है, इकाई सेल। बात समझने का, बहुत सारे इकाई सेलें मिलके क्रिस्टल जालक का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और दूसरे व्यू में आप क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बच्चों, इकाई सेल कहलाती है। क्लियर, यूनिट सेल इसको बोलते हैं। अब इसी इकाई सेल के आधार पे आपके जालक को बीमी व्यवस्था मतलब दिशा दिखाने का सिस्टम होता है, जैसे कहते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स वाई और जेड तीनों अक्ष। उसी आधार पे इनको हम वर्गीकृत करेंगे, जिसमें आपको द्विविमी और त्रिविमी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत बार उठाए गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिर से बात को समझते हैं। बहुत सारी बस आपको ये लिखना है कि इकाई सेलों की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्लियर है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इकाई सेलों की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्लियर। और अगर इकाई सेल ही पूछ दिया जाए तो क्रिस्टल जालक का सबसे उच्चतम भाग, अगर थोड़ा खींच के लिखना चाहते हैं, क्रिस्टल जालक का सबसे उच्चतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति करने से आपको क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टल जालक खुद प्राप्त होता है, वह उच्चतम भाग ही क्या कहलाता है बच्चों, इकाई सेल कहलाता है। ठीक, चलिए तो हम चलते हैं थोड़ा आगे। टोटल सिलेबस आपको इसी बोर्ड एग्जाम के बाद टॉपिक वाइज मिलेगा। द्विविमी व्यवस्था में देखते हैं, कहने का मतलब एक्स और वाई बोथ एक्सिस पे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मान लीजिए आपकी कणों की पुनरावृत्ति इस प्रकार की है। कण हमने आपसे बोला ना, अवयवी कण क्या हो सकते हैं बच्चों, परमाणु, अणु और आयन तीनों हो सकते हैं। परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और साथ साथ क्या हो सकता है बच्चों, आयन। हर गोला एक गोले को टच किया है। क्लियर, ये फिगर आपको बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है। हमारे गोले थोड़ा बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करिएगा सब गोले आपके एक साइज। नियमित व्यवस्था है, देखिए एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। ये जो खाली स्थान छूटा है इसको आप रिक्ति बोलते हैं। ये सब क्या है, रिक्ति। आप जनरल में भी देख सकते हैं, चार गोला इकट्ठा करिए, चार बॉल लीजिए, वॉलीबॉल लीजिए, बड़े बड़े बड़ा बड़ा वॉलीबॉल लीजिए और उसको इकट्ठा करिए। आप देखेंगे उनके बीच में रिक्ति 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 रहती है ना, तो यही रिक्तियां ऐसे छूटी हैं। आप जनरल में भी देख सकते हैं। अगर हम इसमें से किसी एक बॉल को टच करते हैं, एक बॉल इस वाले बॉल को चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, बॉल नहीं है ये, क्या है, अवयवी कण। क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या किसी का आयन हो सकता है। तो एक बार को कितने लोग टच किए बच्चों, एक दो, सबके जो लोग टच किए उनके केंद्रों को पॉइंट कर देते हैं, तीन और ये चार। सबके केंद्रों को थोड़ा मिला के देखते हैं कुछ बनता है क्या। तो सबके केंद्रों को सावधानी पूर्वक मिलाते हैं। बच्चों हमको लगता है ये वर्ग की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है, वर्ग। मतलब अगर द्विविमी व्यवस्था में अगर आपकी जो व्यवस्था है अगर नियमित हो, एक व्यवस्थित ढंग में हो, तो आपको वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, जिस गोले को आप लेके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं, उस गोले को जितने गोले टच किए रहते हैं, मतलब स्पर्श किए रहते हैं, उनको आप कहते हैं समन्वय संख्या। इस गोले की समन्वय संख्या कितनी हो सकती है बच्चों, कितने गोले टच किए हैं इसको, गोला मतलब वही अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन। तो एक गोले को कितने गोले, चार गोले। तो वो विकल्पी में बहुत बार पूछा गया है, वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो आप किस पे टिक मारेंगे, चार पे टिक मारेंगे।